वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BSOC 132 समाजशास्त्र के पहले इकाई भारत में एकता और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपके हेडलाइन कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें आपका पहला हमें पढ़ना है एकता और विविधता की अवधारणा। जैसे विविधता का अर्थ क्या है, एकता का अर्थ क्या है, भारत में विविधता के रूप, प्रजाति विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता, भारत में एकता की कड़ी, भू राजनीतिक एकता, तीर्थ स्थलों की संस्था, समायोजन की परंपरा, परस्पर निर्भरता की परंपरा। ये हमें टॉपिक सब पढ़ने हैं। इस टॉपिक में जहाँ भी मैंने आपका हेडलाइन कर रखा हुआ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट पढ़ना है हमें एकता और विविधता की अवधारणा, जिसमें आपका आता विविधता का अर्थ क्या है। विविधता का तात्पर्य असमानता से है। इसका अर्थ है सामूहिक असमानता, अर्थात ऐसी असमानता है जिससे एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग किया जा सके। यह असमानता किसी भी तरीके की हो सकती है, अर्थात वैविध्य, धार्मिक, भाषाई, कुछ भी हो सकती है। धार्मिक असमानता के आधार पर हमें धार्मिक विविधता है। विविधता एक रूपता की प्रतिकूल है। एक रूपता का अर्थ है किसी विशेष प्रकार की समरूपता से जो संपूर्ण समूह की विशेषता होती है। इकाई यूनिट का अर्थ एक होता है और फॉर्म या रूप का तात्पर्य सामान्य व्यवहार से होता है। जब एक विद्यालय के छात्र, पुलिस बल के सदस्य या सैन्य बल एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं तब यह कहा जाता है कि वह सभी यूनिफॉर्म में हैं। विविधता का अर्थ है विभिन्नता। भारत के समाज के रूपों को समझने के लिए इसका अर्थ समूहों और संस्कृति की विविधता से है। हमारे यहाँ प्रजातियाँ, धर्मों, भाषाओं, जातियाँ और संस्कृति की विविधता है। यही कारण है कि भारत अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब एकता का अर्थ क्या है? एकता का अर्थ है एकीकरण। यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। यह एक होने की भावना, अर्थात हम एक हैं, को व्यक्त करता है। एकता और एकरूपता में कुछ अंतर है। एकरूपता में पहले से ही मान लिया जाता है कि समानता होगी ही, परंतु एकता में ऐसा नहीं होता। दरखाइम ने इस तरह की एकता को यांत्रिक पारस्परिक निर्भरता कहा है। क्या कहा था? एकरूपता पर आधारित भी हो सकती है और नहीं भी। एकता का जन्म एकरूपता से हो सकता है। भारत में विविधता के रूप, जैसे कि पहले ही संकेत दिया, ऐसे भारत में कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। पहला आता प्रजाति विविधता, टोटल 4 पढ़नी है हमें। प्रजाति विविधता में प्रजाति ऐसे व्यक्ति को समूह है जिनका रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों के आकार आदि कुछ स्थायी शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती हैं। हर्बर्ट रीजले ने भारत के लोगों को 7 प्रजातियों में बांटा है। ये हैं तुर्क ईरानी, भारतीय आर्य, शक द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, मंगोलाव एवं द्रविड़। इन 7 प्रजातियों में कम करके 3 मूल समूहों अर्थात भारतीय आर्य, मंगोल एवं द्रविड़ में बांटा जा सकता है। यह वर्गीकरण सारी विशेषता पर आधारित न होकर भाषा और प्रकार के आधारित पर था। इसलिए वर्गीकरण की इन कमियों के कारण रीजले की काफ़ी आलोचना की, क्योंकि उनने भाषा के आधार पर बांटे थे। हटन और गुहा का वर्गीकरण 1931 की जनगणना संक्रिया पर आधारित है। BS गुहा 1952 ने 6 प्रजाति समूहों को निर्दिष्ट किया। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मैगोलाव, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी लघु कपाल और उदीचीय। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। निग्रिटो काले रंग वाले प्रजाति समूह के लोग होते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला, बाल घुंघराले एवं होठ मोटे होते हैं। दक्षिण भारत में कादार, इरूला और पनियन जैसी कुछ जनजातियाँ पाई जाती है जिनमें निग्रिटो जैसे विशिष्ट लक्षण हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, यह प्रजाति वह नर जातीय समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और दक्षिण एशिया द्वीपों के अन्य लोग शामिल हैं। इस समूह के प्रतिनिधियों में जापान के आइनू, श्रीलंका के वेडा और मलेशिया के सकाई आते हैं। सिंहभूम, बिहार के वो विंध्य प्रदेश के भी ऐसी ही जनजातियों के उदाहरण है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों में लघु कपाल वाले मंगोलाव समूह है। मंगोलाव प्रजाति से थोड़ा ही अंतर रखने वाला दूसरा प्रजातीय समूह ब्रह्म घाटी में पाया जाता है। भारत में मंगोलाव प्रजातीय संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण मिगिट, बोडो समूह की जनजातियां एवं आगामी नागा है। भूमध्य सागरीय प्रजाति की शारीरिक विशेषता से जुड़ी गया है कि सफ़ेद रंग वाली प्रजाति है। मध्य में नाटा कद मिलेगा, दुबला पतला शरीर होता है, लंबा सिर होता है और आपका जिसका कापल के नाव 75 से कम, सिर की अधिकतम लंबाई की तुलना में अधिकतम गहराई से 100 गुना अनुपात।
तथा गहरा रंग इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। पश्चिमी लघु कपार निम्नलिखित 3 उप समूह में भी बांटा गया है, जैसे अल्पिनॉड, डिनारिक और अमरेन तुल्य। अल्पिनॉड गुजरात में बनिया जाति के लोगों और बंगाल में कायस्थों में यह उप समूह देखने को मिलता है, जिनकी शारीरिक विशेषताओं में चौड़ा सिर, मध्यम कद, हल्के रंग की त्वचा प्रमुख है। डिनारिक चौड़ा सिर, लंबी नाक, लंबा कद, त्वचा का गहरा रंग आदि विशेषताओं से युक्त यह उप समूह बंगाल के ब्राह्मणों और कर्नाटक के ब्राह्मणों में देखा जा सकता है। आर्मीनाय तुल्य, इनकी सारी विशेषता डिनारिक के समान है। इनके सिर का पिछला भाग ज़्यादा ही चिह्नित तथा नाक उभरी हुई और पतली होती है। बम्बई की पारसी प्रजाति में यह विशिष्ट लक्षण देखा जा सकता है। उदीच्य, अंत में उदीच्य प्रजातियां वह हैं जिनमें लंबा कद, लंबा सर, त्वचा और बाल का रंग हल्के तथा नीली आंखें पाई जाती हैं। ये प्रजातियां यूरोप के स्कैंडिनेवियन, डेनमार्क, स्वीडन और आइसलैंड देशों में पाई जाती हैं। भारत में उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में, विशेषकर पंजाब और राजपूताना में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब आता है भाषाई विविधता, किस प्रकार भाषा बटी हुई है। G.A. ग्रेयरसन ने इस तथ्य का पता लगाया था कि भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। दूसरी ओर 1971 की जनगणना में 1652 भाषाएं रिपोर्ट की गईं, जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। इनमें से कुछ जनजातीय भाषाएं कुल जनसंख्या के 1% हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 18 भाषाएं ही हैं। ये हैं असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। लेकिन 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी कुल जनसंख्या में 39.85% द्वारा बोली जाती है। बांग्ला, तेलुगु और मराठी 8%, तमिल, उर्दू 6% और बाकी सारी भाषाओं में 5 से भी कम % पर बोली जाती हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार इन 15 भाषाओं में हिंदी हमारी कुल जनसंख्या 29.65% द्वारा बोली जाती थी। उपयुक्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं 2 भाषा परिवारों की हैं, भारतीय आर्य और द्रविड़। मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु 4 प्रमुख भाषाएं हैं। प्राचीन काल में संस्कृत संपर्क भाषा थी, मध्यकाल में अरबी और फारसी और वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी को ज़्यादा उपयोग होता है। इसके बाद धार्मिक विविधता, यहाँ हमें अलग अलग धर्म और मतों के अनुयायी मिलते हैं। विशेषता इनमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी हैं। आपको ये मालूम है हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। 1981 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म मानने वालों का अनुपात कुल जनसंख्या का 82.64% था। दूसरे स्थान पर इस्लाम 11.35 था। इनके बाद ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म आते हैं, जिनका क्रमश 2.43%, 1.96%, 0.71% और 0.48% थे। बहुत कम प्रतिशत में यहूदी, पारसी और बहाई धर्म आते थे। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के 82.41% हिंदू थे, 11.67% इस्लाम और 2.32% ईसाई को मानते थे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धर्म के अंतर्गत संप्रदाय मतलब सब कास्ट बटी हुई है। जैसे हिंदू धर्म में शैव है, सात और वैष्णव है आपका। उसके अलावा धार्मिक के आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन आदि ये भी बटे हुए हैं। इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी, सिख धर्म में नामधारी और निरंकारी हैं, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतंबर और बौद्ध धर्म में हीनयार और महायान में भी बटे हुए हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तथा उत्तर पूर्व के नागालैंड राज्यों में ईसाई धर्म बहुत मजबूत स्थिति में है। सिख ज़्यादातर पंजाब में, बौद्ध महाराष्ट्र और जैन उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई शहरों में पाए जाते हैं। जातिगत विविधता, जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः 2 अर्थों में किया जाता है, कभी कभी वर्ण के अर्थ में और कभी कभी जाति के अर्थ में। हिंदू समाज में जाति को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनके कर्मश शिक्षण, प्रतिरक्षा व्यवसाय और 10 औषधि सेवा जैसे अपने विशिष्ट व्यवसाय से है। परंपरागत रूप से जाति वंशानुगत अंतर्विवाही परिस्थिति का समूह है, जिसका एक विशिष्ट पारंपरिक पेशा होता है। आपको यह आश्चर्य होगा कि भारत में 3000 से भी ज़्यादा जातियां हैं। जातिगत विचारों की मान्यता मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अन्य समुदायों में पाई जाती है।
भारत में ईसाइयों के बीच जातिगत चेतना कोई नई बात नहीं समझी। सिखों में भी अनेक जातियां हैं, जिनमें जाट सिख, मौलवी सिख, उपजातियां सिख शामिल हैं। भारत में एकता की कड़ी, अगला आपका टॉपिक है भारत में एकता की कड़ी। जनगणना कमिश्नर हर्बर्ट रिजले 1969 ने ठीक ही कहा था, शारीरिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की बहुविध विविधता के भीतर देखने पर आश्चर्यचकित कर देने वाले जीवन की यह एक रूपता भी मौजूद है, जिसे आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है। भू राजनीतिक एकता क्या है? भारत अपनी भौगोलिक एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोर पर हिमालय तो दूसरे छोर पर खुला समुद्र। भारत एक सार्वभौमिकता संपन्न राष्ट्र है, एक ही संविधान तथा एक ही संसद द्वारा होता है। हम एक ही तरीके की राजनीतिक संस्कृति के सहभागी हैं, जिस पर प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रतिमानों का छाप है। भारत की इस भू राजनीतिक एकता की भावना की अभिव्यक्ति ऋग्वेद, संस्कृत साहित्य, सम्राट अशोक के शिलालेख, बुद्धकालीन स्मारकों और विभिन्न अन्य स्रोतों में देखी जा सकती है। भारत की भू राजनीतिक एकता के आदर्श की अभिव्यक्ति भारतवर्ष, भारत का प्राचीन चक्रवर्ती सम्राट और एक चापत्य की अवधारणा में भी हुई है। अब तीर्थाटनों की संस्था भारत की एकता का दूसरा स्रोत मंदिर संस्कृति है, जो देव स्थलों और पुण्य स्थानों में सहज परिलक्षित है। देश के उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व से जगन्नाथ पुरी से लेकर पश्चिम में द्वारका तथा धार्मिक देवस्थल और पवित्र नदियां फैली हुई हैं। तीर्थाटन को सचमुच भारत की भू सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। संचार साधन के विकास के फलस्वरूप भारत में पर्यटन का विकास हुआ और इससे तीर्थाटन को मजबूत बनाया है। भू सांस्कृतिक एकता को इस विकास से और भी बल मिला है। समायोजन की परंपरा, भारत में बहुसंख्यक द्वारा अपनाए गए हिंदू धर्म के लचीलेपन की विशेषता, यह भी सभी जानते हैं कि भारत सर्व धर्म समरूप धर्म नहीं है। एक ऐसा भी धर्म नहीं है जिसमें एक ही देवता, एक धर्मग्रंथ या एक दिवाल्य हो। समाजशास्त्री ने मोटे तौर पर हिंदू धर्म के दो रूप बताए। एक रूप है सुसंस्कृत और दूसरा लोकप्रिय। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इन दोनों रूपों को क्रमशः बृहत परंपरा और लघु परंपरा कहा है। एक तरफ हमारे बीच रामायण और महाभारत की बृहत परंपरा मौजूद है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण देवता की पूजा लघु परंपरा भी। हिंदू धर्म एक उदार एकता धर्म है, जो एक ग्रहणशील और आत्मसात करने वाला धर्म रहा है। हिंदू धर्म परिवर्तन कराने वाला धर्म नहीं है, अर्थात यह धर्म परिवर्तन करने वालों को हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए नहीं बुलाता, ना ही समानता अन्य धर्म का विरोध करता है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के उत्सवों, त्योहारों, दावतों और धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते रहे। ऐसा उन्होंने एक दूसरे के लिए अलग चूल्हा और उपयोग के बर्तनों की अलग व्यवस्था करके पाया है, जिससे एक दूसरे के धार्मिक अनुष्ठान व्रतों को आदर किया जा सके। एक दूसरे के संतों और धार्मिक पुरुषों को आदर भाव देकर भी ऐसा किया गया है। इस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के संतों तथा पीरों को आदर देते हैं। परस्पर निर्भरता की परंपरा, यजमानी प्रथा कार्य की दृष्टि से विभिन्न जातियों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहने की व्यवस्था। यजमान शब्द आश्रयदाता या विशिष्ट सेवा प्राप्तकर्ता की ओर संकेत करता है। यह संबंध खाद्य उत्पादन करने वाले परिवार एवं परिवार के बीच का है, जो उन्हें वस्तु और सेवाएं प्रदान करता है। इन्हें ही यजमानी संबंध कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण, पुरोहित जिसकी सेवाओं की उसे अनुष्ठानों की जरूरत होती है के सदस्य होता है। जैसे निम्न जाति के विशेषज्ञों से भी कपड़े धुलाने, बाल कटाने, कमरे और शौचालय साफ कराने और बच्चे को जन्म दिलाने आदि में उनकी सेवाओं की जरूरत होती है। यदि तरह तरह की चीज़ों की जरूरत हो, उसके लिए एक जाति दूसरे पर आश्रित होती है। एक अर्थ में प्रत्येक जाति एक प्रकारात्मक समूह है, जो दूसरे समूह को एक विशिष्ट सेवा प्रदान करने। एक जाति के पास एक क्वालिटी होगी जो दूसरों पे सेवा करेगी। इसके अलावा जातियां धार्मिक समुदायों की सीमा के भी परे पाई जाती हैं। एक हिंदू कपड़े की धुलाई के लिए एक मुसलमान धोबी पर आश्रित हो सकता है, उसी प्रकार एक मुस्लिम अपने कपड़ों की सिलाई के लिए एक हिंदू दर्जी पर निर्भर हो सकता है। और इस परस्पर निर्भरता को संश्लेषित करने का प्रयास किया, जिससे दोनों प्रमुख समुदाय एक दूसरे के और अधिक निकट आ सके। उदाहरण के लिए सम्राट अकबर ने दोनों धर्मों की सबसे अधिक अच्छी बातों के लिए लेकर दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था। इस क्षेत्र में कबीर, एकनाथ, गुरु नानक और 20वीं सदी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया योगदान सब सर्वविदित ही है।
एकता के इन्हीं पारंपरिक संबंधों की श्रृंखला में भारतीय राज्यों ने स्वतंत्रता के बाद कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए एक रूप संस्कृति मॉडल की अपेक्षा सम्मिश्रित संस्कृति मॉडल का चयन किया है। भारतीय एकता के उपयुक्त विश्लेषण से यह कभी नहीं समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के मसले पर सदा निर्विघ्न बढ़ती रही है। हमारे बीच कभी कभी सांप्रदायिक भाषा विधायक दंगे नहीं हुए, ना ही इससे यह समझना चाहिए कि विखंडशील और अलगाववादी मनोवृत्ति हमारे बीच अनुपस्थित रही है। समय समय पर यहाँ दंगे होते रहे, कभी कभी तो खतरनाक दंगे भी हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगे, हिंदी थोपे जाने के विरुद्ध तमिलनाडु में हुए भाषाई दंगे और गुजरात में अनुसूचित और गैर अनुसूचित जातियों के दंगे तथा सांप्रदायिक दंगों को कौन भुला सकता है। लेकिन समझौता करने की विशेषता रही है कि विघटन की शक्तियों की तुलना में एकता के संबंध हमेशा से मजबूत बनकर उभरे हैं। इस वीडियो में मैंने इस इकाई के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हेडलाइन कर दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।